गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। समय और समय का सदुपयोग दो अलग अलग बातें हैं। हर कोई व्यक्ति जितने भी आज तक महान पुरुष बने हैं वो इन्हीं 24 घंटों का सदुपयोग करके बने हैं। इसलिए समय का सदुपयोग मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई और नेक्स्ट ईयर के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न जो है वो घोषित कर दिया है। 2 टर्म के अंदर आपकी क्या होंगी, परीक्षाएं होंगी। हालात अगर सामान्य होते हैं तो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी, वरना स्कूल के अंदर ही आपकी परीक्षाओं का आयोजन होगा। तो अब ये मत सोचिए कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में होंगे। आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है जो 90 मार्क्स का होगा, MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 ही मिनट आपको उसके अंदर मिलेंगे। ऐसे ही टर्म 2 के अंदर उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर हालात अब सामान्य नहीं होते हैं तो जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं या तो आपके स्कूल में आयोजित होंगे अगर हालात थोड़े बहुत सामान्य होते हैं, वरना आप घर बैठे ऑनलाइन इस परीक्षा को देंगे। आपको फर्स्ट टर्म के लिए OMR शीट प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे, जो MCQs के आंसर है उसको फिल करने पड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि जो इंटरनल एग्ज़ाम्स जाते हैं, अब हर यूनिट टेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो CBSE बोर्ड के अंदर क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। सो प्लीज़ हर एग्ज़ाम को आप सीरियसली लें। ऐसा नहीं है कि इन एग्ज़ाम के कोई वेटेज नहीं है, कोई मार्क्स का वेटेज नहीं है। हर एग्ज़ाम, हर UT आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। और ये 6 जुलाई 2021 का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर अगले साल 2 हिस्सों में परीक्षा, CBSE पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में और दूसरे की मार्च अप्रैल में होंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप NCERT की लाइन टू लाइन रीड करें और जितने भी आपके MCQs हैं उनको अंडरलाइन करके पढ़ें। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हम सेकंड चला रहे हैं, फेडरलिज्म। उसके नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे। इससे पहले हमने क्या सीखा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड व्हाट आर द 2 रूट्स टू फॉर्म फेडरलिज्म और द फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये आता है कि किस तरह हमारे कंट्री के अंदर जो फेडरलिज्म है उसको क्या किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म की सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने पावर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। और ये जो क्लियर डिमार्केशन है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट इज द की टू सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन आवर कंट्री इंडिया। सो देर आर 3 पॉलिसीज। हम 3 पॉलिसीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है वो क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। अब बुक के अंदर जो है वो तो आप रीड कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट मैं आपको बताता। जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली तो पंडित नेहरू ने कहा था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। वी रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। But due to the partition of India on the basis of religion, when India was divided into 2, Pakistan and India, that is Bharat, so इस proposal को थोड़े दिन के लिए क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन अब लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है। उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट। विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुल्लू ने 56 डेज तक उन्होंने क्या किया था, अनशन किया था, फास्ट किया था
एंड आफ्टर दैट उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो आंध्रा के साइड में जो साउथ इंडिया है वहाँ पर वॉयलेंट क्लैशेस शुरू हो गए। तभी इमीडिएटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि आंध्र प्रदेश would become the first state of India which organized or which formed on the basis of language। कि आंध्र प्रदेश दिसंबर 1952 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया था कि आंध्र प्रदेश भारत का वह राज्य होगा जिसका आधार क्या होगा, भाषा होगा। फिर क्या बना, ध्यान से सुनिए, SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कब बना, 1953 के अंदर बना, जिसने अपनी रिकमेंडेशन इन्होंने कब दी, 1956। और इनकी रिकमेंडेशन में कहा गया कि 14 क्या बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे और 6 क्या बनेंगी, यूटीज बनेंगे। ठीक है, तो 1952 के अंदर डिक्लेरेशन हुआ, 1953 में आंध्र प्रदेश बना और 1953 में ही आपका SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कितने मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए कि 3 मेंबर थे। ठीक है, इसका जो हेड था उसका नाम क्या था, फजल अली। ध्यान से सुन लीजिए, फजल अली। सेकंड इनके जो मेंबर थे वो थे KM पानीकर। और थर्ड जो मेंबर थे वो थे हृदय नाथ कुंजरू। ये 3 मेंबर थे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 के अंदर। सो दीज आर द 3 मेंबर्स हु बिकेम द पार्ट ऑफ SRC हु गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1956 एंड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ SRC 14 स्टेट्स एंड 6 UTs वर फॉर्म्ड इन इंडिया। सो दिस इज अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखो लिंग्विस्टिक स्टेट में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन द जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन 1947 टू 2017 मैनी ओल्ड स्टेट्स वेनाइज्ड एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। सम ऑफ द रीजन क्या थे कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो एक टेरिटरी के अंदर रहे। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बने, जैसे हरियाणा का भी डिवीज़न लैंग्वेज के बेस पे हुआ। बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो स्टेट बने उनका केवल आधार क्या था, लैंग्वेज था। कुछ आपके जो स्टेट बने थे वो किसके आधार पर बने थे, कल्चर के आधार पर, एथिनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पर बने थे। तो कल्चर और ज्योग्राफी के आधार पर, ध्यान से सुनिए, कल्चर और ज्योग्राफी के बेस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में MCQs में पूछा जा सकता है। तो 3 स्टेट बने थे कल्चर और ज्योग्राफी के आधार पर। वो आपके कौन कौन से थे, नागालैंड, उत्तराखंड और तीसरा आपका कौन सा है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। ठीक है, ये वो स्टेट्स हैं इंडिया के जो आपके कल्चर, एथनिसिटी या आपके ज्योग्राफी के बेस पर बने हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले प्रॉमिस किया था कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रहेंगे, लेकिन इंडिया के ज़्यादा टुकड़े ना हो जाएं इसलिए इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन पोटी श्री रामुलु ने जब अनशन शुरू किया और आफ्टर दैट उनकी डेथ हो गई, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश वह राज्य था जो भाषा के आधार पर क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। सो दिस इज अबाउट योर लिंग्विस्टिक स्टेट। नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज पॉलिसी। ये फर्स्ट पॉलिसी थी जो फेडरलिज्म हमारे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है। क्या है, हिंदी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। Our constitution did not give the status to national language to any one of language। हमारे देश के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे देश के अंदर कोई भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी है। 41.09% पीपल दे स्पीक हिंदी लैंग्वेज। वो कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कौन से आर्टिकल के द्वारा मिला हुआ है, आर्टिकल 343। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया, ध्यान से सुनिए। ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया।
ठीक है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इंडिया में ऐसा हुआ था कि 1965 के अंदर इंग्लिश के यूज़ करने पर क्या लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था। द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज दैट वाज तमिलनाडु। जिसने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी वो स्टेट कौन सा है, आपका तमिलनाडु, जिसने एंटी हिंदी प्रोटेस्ट क्या किया था, शुरू किया था। हिंदी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज़ द मदर टंग ओनली ऑफ 40%। अब 41.09 ये एक्चुअल आपका क्या है, परसेंटेज है। 40% आपकी बुक में दिया हुआ है। और हिंदी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी के साथ 21 लैंग्वेजेज हैं ऐसी। टोटल आपकी लैंग्वेजेज हैं 22, जिनको 8 शेड्यूल के अंदर, कौन सी शेड्यूल के अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है, या रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है 8 शेड्यूल के अंदर। और हिंदी के साथ 21 जो अन्य भाषाएं हैं उनको भारत के संविधान में क्या मिला हुआ है, स्थान मिला हुआ है। देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी के अलावा 21 है। अगर टोटल लैंग्वेज आपसे पूछ लिया जाए तो आप कितने लिखेंगे, 22 लैंग्वेजेस लिखेंगे। यूज ऑफ इंग्लिश वॉज टू स्टॉप इन 1965 एज द लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज, बट नॉट हिंदी स्टेट्स लाइक स्पेशली तमिलनाडु रोज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टॉपिंग इट। तो क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना सबसे पहले बंद कब किया गया, 1965 में। और जो पहला स्टेट था जिसने इस प्रोटेस्ट को क्या किया था, शुरू किया था, तो वो था आपका कौन सा, तमिलनाडु। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस। ठीक है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा स्टेप ये उठाया कि उन्होंने हिंदी को थोपा नहीं लोगों के ऊपर, डोमिनेंस उन्होंने बाय द लॉ स्थापित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने हिंदी के अलावा 21 अलग अलग लैंग्वेजेस को क्या किया, भारत देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड लैंग्वेज का क्या किया, रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का दर्जा दिया। अगर आज आप कोई भी क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, तो ये आपका राइट है कि आप 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं और उसमें आप अपना क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी ही थी कि एक तरफ तो आपका श्रीलंका के अंदर जहां रिजिडनेस थी वहां पर सिन्हाला वर्सेस तमिल के बीच में गृह युद्ध हो गया, लेकिन यहां पर इतनी ज़्यादा भाषाएं होने के बावजूद हमारे यहां पर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस का प्रोसेस था वो क्या रहा, कंटिन्यू रहा। ये रिजल्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज था, उनके कारण हमारे देश के अंदर शांति बनी रही। और आज हिंदी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इवन इंग्लिश और जो आपकी ये जो 21 अलग अलग भाषाएं जो हैं वो भी आज हमारे देश के अंदर क्या की जा रही हैं, प्रयोग की जा रही हैं। सो दिस इज द सेकेंड पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय विच द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ध्यान से सुनना है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये सारा एनसीईआरटी का ही है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारा कहाँ का है, एनसीईआरटी का ही है। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट आपका जनरल इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, देखिए डिटेल में समझिए इसको। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब से कब तक हुए, ये हुए थे आपके अक्टूबर 1951 से फेब 1952, फेब 1952। हमारे देश के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए क्या बनाया गया, इलेक्शन कमीशन। कब बनाया गया, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बनाया गया। ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। इलेक्शन कमीशन के जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे प्यारे बच्चों, वो थे आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगर आज पूछ लिया जाए तो आज कौन है, सुशील चंद्र हैं। क्या है, सुशील चंद्रा जो हैं वो आपके प्रेजेंट आपके क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। जब हमारे देश का इलेक्शन कमीशन बना तो उस समय इसमें कितने मेंबर थे, एक थे, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसके अंदर कितने मेंबर है, 3 है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बुक के अंदर ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ एनटीएससी स्टूडेंट। और एनटीएससी होने के नाते नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी है कि वो दिए हुए मटेरियल के अलावा काफ़ी कुछ सीखने का क्या करे, प्रयास करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया। देखिए 1952 से
और लगभग आपका 1977 तक सेंटर और मोस्टली स्टेट्स गवर्नमेंट किसकी बनी रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी रही थी। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, बुक में क्या है वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, इंडिया के अंदर सबसे पहली बार किसी स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। वो स्टेट कौन सा था? ये एनटीएससी में आया हुआ है। वो स्टेट था आपका केरला। कौन सा था? केरला। कब बनी? 1957। ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें कौन सी पार्टी सत्ता के अंदर आई? इसमें आई थी कम्युनिस्ट पार्टी। पूरे वर्ल्ड के अंदर इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनी कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू पावर थ्रू इलेक्शन। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, विश्व के अंदर पहली बार ये हुआ था जब कोई साम्यवादी दल चुनाव के माध्यम से किसके अंदर आया था? सत्ता के अंदर आया था। और ये कब आया था? 1957। और सीएम कौन बने थे? सीएम का नाम था, ध्यान से सुन लीजिए, ईएमएस नंबूदरीपाद। ईएमएस नंबूदरीपाद। ठीक है, ये क्या बने थे? सीएम बने थे। टोटल केरला के अंदर कितनी सीटें थी? 126। जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी थी इसको मिली थी 60 सीट्स, और इंडिपेंडेंट जो आपके कैंडिडेट्स थे वो थे 5। 60 + 5 65 से क्या बना ली थी? उन्होंने सरकार बना ली थी। मैंने क्यों बताया केरला के बारे में, उसका रीजन अब आपको समझ में आ जाएगा। इनसे रिलेटेड भी एनटीएससी में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैंने क्यों बताया, ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, शायद मैंने आज से पहले भी आपके साथ ये 3 आर्टिकल डिस्कस किए होंगे। आर्टिकल 352 विच इज रिलेटेड नेशनल इमरजेंसी, जो एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन के कारण लगती है, 3 टाइम्स तक आज तक लगी है। 1962 के अंदर लगी, 71 के अंदर और 75 के अंदर। 75 के लिए इंदिरा गांधी क्या थी? रेस्पॉन्सिबल थी। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री दैट इमरजेंसी टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 356 की, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है या स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से है। आज तक भगवान की दया से हमारे देश के अंदर आपका आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल। लेकिन एक गवर्नर तब तक अपनी पोस्ट पर रहता है जब तक प्रेसिडेंट की क्या होती? इच्छा होती है। ध्यान से सुनिए। और ये जो गवर्नर होता है ये एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति अपने अनुसार इन ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, भाई ये तो मोर देन 100 टाइम्स आर्टिकल 356 का यूज हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार आर्टिकल 356 का यूज कब हुआ? अब ध्यान से देखिए, नोट करना है। 1959 के अंदर। कब हुआ? 1959। अगेंस्ट विच गवर्नमेंट? अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु यूज्ड द आर्टिकल 356 पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आर्टिकल 356 क्या होता है? जिसके द्वारा किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 356 लगने के बाद उस राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली बार आपका आर्टिकल 356 कब लगा? 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लगा था। ईएमएस नंबूदरीपाद को क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था। इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है आर्टिकल 356 के द्वारा। 1990 से पहले काफी आर्टिकल 356 का क्या किया गया? मिस यूज किया गया। काफी स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एक एरा आया, एरा ऑफ कोलिजन। ध्यान से सुनना है, एरा ऑफ कोलिजन। जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। एरा ऑफ कोलिजन कब से शुरू होता है? 1990 से शुरू होता है। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट when no single political party get majority।
after then two and more than two political party come together and form the government that is known as coalition government. गठजोड़ वाली सरकार, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, उसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। आपने एक वर्ड और सुना होगा, अलायंस। क्या सुना होगा? अलायंस। अलायंस फॉर्म्ड होता है बिफोर इलेक्शन, ध्यान से सुन लीजिए, बिफोर इलेक्शन। अलायंस एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो किसके द्वारा लीड किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी। एनडीए फोर्थ चल रहा है, एनडीए फोर्थ, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस लीड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा थर्ड फ्रंट भी है, जो आपके लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, लीड किया जाता है। अलायंस फॉर्म्ड होता है बिफोर इलेक्शन, लेकिन कोलिजन्स कब बनते हैं? आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। हरियाणा का एग्जांपल आप आराम से समझ सकते हैं, जेजेपी प्लस बीजेपी, ये आपका कोलिजन गवर्नमेंट है। व्हेन 90 सीट्स हैं स्टेट असेंबली की, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को 46 नहीं मिली, 40 इसके पास थी, 10 इसके पास थी और कुछ इंडिपेंडेंट आ गए थे, लेकिन 40 और 10 से काम चल गया क्योंकि 46 सीट चाहिए। इन दोनों ने मिलकर कौन सी गवर्नमेंट बनाई? हरियाणा में कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। समझना, एक एक पॉइंट को समझना। 1990s में एरा ऑफ कोलिजन स्टार्ट हुआ, जहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ी, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही सेंटर के अंदर अलग अलग सरकारों का क्या हुआ था, गठन हुआ था। उसके बाद आर्टिकल 356 के मिसयूज में काफी क्या आई थी, कमी आई थी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपको कोलिजन और अलायंस में आपको फर्क पता होना चाहिए। अलायंस कब बनते हैं? बिफोर इलेक्शन बनते हैं। व्हेन टू एंड मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन, दे फॉर्म्ड एन अलायंस लाइक यूपीए, लाइक एनडीए। व्हाट डू मीन बाय कोलिजन गवर्नमेंट? व्हेन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट no single political party get majority, and after then two and more than two political party come together and formed government that is known as coalition government। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड काफी बार क्या हुए, डिस्प्यूट हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसके द्वारा वो क्या करता है, सेंटर स्टेट का जो डिस्प्यूट होता है उसको क्या करता है, सुनवाई करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 3 important policies regarding how is federalism practiced in our country, India. You have to watch this video, read line by line your NCERT textbook and learn all the extra knowledge which is given in your lecture. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. जय हिंद, जय भारत।